मौर्य साम्राज्य, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक विशाल शक्तिशाली एम्पायर, है ना? जरा सोचकर देखिए, आज से कोई 2300 साल पहले एक ऐसा साम्राज्य था जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। पर देखिए, सिर्फ जीतना ही सब कुछ नहीं होता। असली चैलेंज, असली चुनौती तो कुछ और ही थी। इतने बड़े, इतने विविध साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे जाए? तो यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन सी प्रशासनिक मशीन थी, वो कौन सा सिस्टम था जिसने 5 करोड़ लोगों को एक साथ बांधे रखा? चलिए इस इनक्रेडिबल सिस्टम को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारे आज के सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त का ब्लूप्रिंट, फिर समझेंगे कि इतने बड़े एम्पायर को मैनेज कैसे किया गया। इसके बाद जानेंगे अशोक के धम्म शासन के बारे में, और आखिर में देखेंगे कि मौर्यों की ये विरासत आज भी इतनी अहम क्यों है। तो शुरुआत करते हैं कहानी के आर्किटेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य से। देखिए, उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य जीता नहीं था, बल्कि उसे चलाने के लिए एक ऐसी मजबूत नींव रखी जो सदियों तक टिकी रही। और ये पूरा का पूरा ढांचा ये कोई हवा में नहीं बनाया गया था। नहीं, इसकी नींव थी कौटिल्य, यानी चाणक्य का मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र। और ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये शासन चलाने के लिए एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड बुक थी। मतलब हर छोटी बड़ी चीज के लिए इसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस थे। इस पूरे सिस्टम के टॉप पर कौन था? राजा। सारी की सारी पावर उसी के पास थी। कानून बनाना हो, उसे लागू करना हो या फिर इंसाफ करना हो, सब कुछ राजा के हाथ में। मतलब वही राज्य का अल्टीमेट सेंटर था। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना बड़ा साम्राज्य कोई एक अकेला इंसान तो नहीं चला सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो राजा की मदद और सलाह के लिए होती थी एक मंत्री परिषद, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये कोई मामूली सभा नहीं थी। इसमें राज्य के सबसे अनुभवी और सबसे काबिल लोग होते थे, जो हर बड़े फैसले में राजा को गाइड करते थे। इस मंत्री परिषद में भी एक कोर टीम थी, 18 खास अधिकारी, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। चलिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट को देखते हैं। सेनापति, मतलब आज के कमांडर इन चीफ। समाहर्ता, जो रेवेन्यू कलेक्शन का हेड था, कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फिर था सन्निधाता, जो शाही खजाने का ध्यान रखता था, मतलब ट्रेजरर। और हाँ, युवराज यानी क्राउन प्रिंस, जो अगला राजा बनने वाला था। तो ठीक है, सेंटर में तो एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम बन गया। पर सवाल अब ये उठता है कि इस मशीन को, इस सिस्टम को पूरे उपमहाद्वीप में लागू कैसे किया गया? मतलब राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर दूर दराज के गांव तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचता कैसे था? इसका जवाब है एक बहुत ही क्लियर टॉप डाउन हायरार्की। सोचिए, एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर पूरा साम्राज्य, उसे बांटा गया था प्रांतों में। हर प्रांत को बांटा गया जिलों में, जिन्हें विषय कहते थे। और फिर जिले भी गांवों के ग्रुप में बटे हुए थे। और सबसे नीचे आती थी सबसे बेसिक यूनिट, ग्राम यानी गांव। मतलब पावर का फ्लो ऊपर से नीचे तक एकदम क्लियर और कंट्रोल्ड था। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन शहरों और गांवों के लिए अलग अलग था। एक तरफ शहरी प्रशासन, जिसका हेड होता था नागराध्यक्ष, खासकर राजधानी पाटलिपुत्र के लिए तो 30 लोगों की एक स्पेशल कमेटी थी। तो वहीं दूसरी तरफ था ग्रामीण प्रशासन। यहाँ ग्रामिक गांव का मुखिया होता था, और देखा जाए तो गांव ही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की असली बुनियाद था। अच्छा, इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बैकअप कौन देता था? एक बहुत ही विशाल, एक अजेय सेना। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000, जी हाँ, 9,000 जंगी हाथी। ये उस जमाने की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। और जाहिर है, इसे मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए अलग बोर्ड्स थे। लेकिन मौर्य शासक ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ मिलिट्री पावर से इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। असली ताकत थी इन्फॉर्मेशन में। ये जानना कि साम्राज्य के किस कोने में क्या चल रहा है, कंट्रोल बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और यहीं पर एंट्री होती है मौर्यों के शानदार जासूसी नेटवर्क की। ये 2 लेवल पर काम करता था। पहले थे संस्था। ये वो जासूस थे जो एक ही जगह पर टिके रहते थे, जैसे कोई व्यापारी बनकर या पुजारी बनकर, और जानकारी इकट्ठा करते थे। दूसरे थे संचारा,
ये मोबाइल एजेंट्स थे जो घूम घूम कर इंटेलिजेंस जुटाते थे। ये सब लोग सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे और सही मायनों में साम्राज्य की आंख और कान थे। तो चंद्रगुप्त ने एक जबरदस्त पावरफुल मशीन तो बना दी थी, लेकिन फिर आए उनके पोते अशोक, और अशोक के समय में इस मशीन का, कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल गया। शासन का पूरा मकसद, पूरा पर्पस ही बदल गया। देखिए, अशोक को अपने दादा से एक बना बनाया मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विरासत में मिला, लेकिन फिर हुआ कलिंग का वो भयंकर युद्ध। उस युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया और उन्हें जीत के मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब शासन का मकसद जीतना और साम्राज्य फैलाना नहीं रहा, बल्कि अब मकसद बन गया जन कल्याण और नैतिकता। अशोक ने उसी पावरफुल मशीन का इस्तेमाल अब लोगों की भलाई और उनके मॉरल वेलफेयर के लिए करना शुरू कर दिया। इस नए मकसद को पूरा करने के लिए अशोक ने एक बिल्कुल नए तरह के ऑफिसर नियुक्त किए, धम्म महामात्र। अब इनका काम टैक्स इकट्ठा करना या कानून लागू करवाना नहीं था, नहीं, इनका काम था लोगों के बीच जाना और धम्म का संदेश फैलाना, मतलब नैतिक आचरण, सही व्यवहार का प्रचार करना और लोगों की भलाई का ध्यान रखना। लेकिन अशोक के रिफॉर्म्स यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने शासन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ह्यूमेन बनाया। प्रतिवेदक नाम के रिपोर्टर्स रखे ताकि आम लोगों की बात सीधे उन तक पहुंच सके। जुडिशियल सिस्टम में सुधार किए ताकि पूरे एम्पायर में कानून और सजा एक जैसी हो, और यहां तक कि मौत की सजा पाए कैदियों को भी 3 दिन की मोहलत देने जैसा मानवीय नियम बनाया। तो ये थी मौर्य प्रशासन की कहानी। पर अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर, इसकी लेगेसी क्या है? ये सब आज भी हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, मौर्य सिस्टम सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। ये एक कमाल का मिक्सचर था, एक तरफ सेंट्रलाइज्ड पावर और एक गहरी ब्यूरोक्रेसी का, तो दूसरी तरफ अशोक ने इसमें नैतिकता का एक अनोखा फ्लेवर भी जोड़ दिया था। तो हम इस सिस्टम का एक एवोल्यूशन देखते हैं। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के सिद्धांतों पर एक मजबूत सिक्योरिटी फोकस्ड ढांचा खड़ा किया, और फिर अशोक आए और उन्होंने इस हार्डवेयर में, कह सकते हैं, नैतिकता और जन कल्याण का एक नया सॉफ्टवेयर डाल दिया, एक नई आत्मा फूंक दी। और यही हमें आज के फाइनल सवाल पर ले आता है। जब हम आज की सरकारों को देखते हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, उनके टैक्स सिस्टम को, उनकी वेलफेयर स्कीम्स को, तो क्या इनमें हमें उस 2300 साल पुरानी मौर्य मशीन की कोई झलक दिखाई देती है? जरा सोचिएगा, शायद इसका जवाब आपको हैरान कर दे।